हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन को देखा था, जो कि 2022 के बोर्ड के एग्ज़ाम में परीक्षा में पूछे गए हैं, और आज हम लोग इन 50 प्रश्नों को करेंगे। तो हमारे 2022 में जो 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, मेरा थोड़ा हेल्थ भी सही नहीं है, लेकिन मैंने कल कहा था कि मैं आप लोग को बाकी के 50 प्रश्न कल कराऊंगी, इसलिए हर हाल में प्रश्न हमें करना है। और वैसे भी आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, कल रहकर परसों आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर है। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो से ही कुछ प्रश्न आ जाए। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग 50 प्रश्नों को देख लिए हैं, तो हम लोग 51 नंबर से देखेंगे। कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो जो ये भारत है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में ही। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तभी भारत क्या बन जाता है, इसका सदस्य बन जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और उसके संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो अमेरिका ने इराक पर 2003 में आक्रमण किया था। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा। और अमेरिका ने 20 मार्च 2003 को अमेरिका पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय है ये अवस्थित है हेग में। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसकी स्थापना है 26 जून 1945 को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है। तो देखिए, ये जो ब्रेग्जिट है एक तरह से ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से ये संबंधित है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है वो है भारत। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पंचशील समझौता निम्नलिखित में से किन दो देशों के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो जो ये पंचशील समझौता है ये भारत और चीन के मध्य होता है। और आखिर ये कब होता है, तो 1954 में, 29 अप्रैल 1954 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आसियान शैली या फिर आसियान वे क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो आसियान शैली या फिर आसियान वे एक तरह से आसियान जो देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्य शैली है। देखिए, आसियान में 10 सदस्य देश हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये सारे किस में आते हैं, फिलीपींस। ये सारे एक तरह से आसियान में आते हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे। तो भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध जो स्थापित किए थे वो है 1952 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि गलवान घाटी स्थित है लद्दाख में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि जब चीन से युद्ध होता है तो गलवान घाटी में कई बार भिड़ंत होती रहती है। कह रहे हैं कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया गया था 1990 में। हालांकि आप लोग देखिएगा तो कहीं कहीं 2006 भी देता है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मार्शल योजना क्या थी। तो जो मार्शल योजना थी ये यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की एक योजना थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि OEEC की स्थापना कब हुई। यानी OEEC की स्थापना हमसे पूछ रहा है। तो जो
OEEC की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 ईस्वी में। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब OEEC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEC का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना होती है 1948 में, 16 अप्रैल 1948 में। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब किया था? तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा किया था 1988 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि दक्षेस की स्थापना यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग पढ़े हैं कि सार्क की स्थापना 1985 में होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सार्क की स्थापना जो होती है 8 दिसंबर 1985 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और ये सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि सार्क का जो 8वां सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान, जो कि 2007 में शामिल हुआ। इसमें सार्क में कब शामिल हुआ? 2007 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ARF का पूरा नाम मतलब पूरा रूप क्या है? तो ARF का पूरा रूप है एशियन रीजनल फोरम। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आसियान रीजनल फोरम। तो हमारा आंसर हो जाएगा आसियान रीजनल फोरम। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1994 में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा 1978 में स्वीकार किया गया था। कह रहा है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को हम लोग जानते हैं मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। और पर्यावरण दिवस हम लोग जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो इनसे भी प्रश्न बन सकता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को यहाँ लिख लीजिए और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ठीक है, और यहाँ पे मजदूर दिवस 1 मई को। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित थे? तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ये पर्यावरण से संबंधित था और इसका आयोजन कब होता है? 1972 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? तो हम लोग जानते हैं कि नाटो से 12 राष्ट्र संबंधित थे। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए इस नाटो की स्थापना होती है 1949 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है। तो जो ऑपरेशन स्टॉर्म है ये संबंधित है खाड़ी युद्ध से। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, समाजवादी क्रांति या नवंबर क्रांति। तो देखिए जो रूस में क्रांति होती है समाजवादी क्रांति, उसके बाद क्या आता है? सोवियत संघ अस्तित्व में आता है। तो इसको भी हमें जरूर ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी क्रांति। रूस में जो क्रांति होती है उसके बाद क्या आता है? सोवियत संघ अस्तित्व में आता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? यानी जब सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो जाता है तो उसके बाद अमेरिका क्या बन जाता है? पूरे विश्व का एक ध्रुवीय शक्ति बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? यानी अमेरिका का आधिपत्य कब सामने आता है? जब शीत युद्ध का क्या होता है? शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो शीत युद्ध जब समाप्त हो जाएगा और सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा तो अमेरिका का आधिपत्य उस समय को माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
शीत युद्ध के बाद का काल। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर कि सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया था। तो हम लोग जानते हैं सोवियत संघ को पूर्ण रूप से 1991 में भंग कर दिया गया था। और हम लोग देखे भी हैं कि 1989 में क्या होता है, बर्लिन की दीवार भी गिरा दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था। तो सोवियत जो व्यवस्था था इसमें अर्थव्यवस्था को राज्य नियंत्रित करता था, यानी वहाँ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के हाथ में शासन नहीं होकर पूरा कंट्रोल राज्य के हाथ में होता था। कह रहा है कि शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। तो जो शॉक थेरेपी था, पूछ रहा है कि उसके द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था को प्रस्तावित किया गया था। तो ये व्यवस्था थी पूंजीवादी व्यवस्था, क्योंकि शॉक थेरेपी का मतलब क्या है कि देश की आर्थिक नीतियों में क्या करना, अचानक और बड़े बदलाव को लाना, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉक थेरेपी, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को क्या किया था, प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि यह ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है कि जनता व्यवस्था से उब गई थी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह जनता का शोषण कर रही थी। चौथा प्रश्न कर रहा है कि यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। तो ये जो सोवियत व्यवस्था है, ये अपनी लोकप्रियता इतना जल्दी इसलिए खो देता है क्योंकि यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र का क्या था, एक तरह से व्यवस्था बन गया था। आप किसी भी चीज को हद से ज्यादा कंट्रोल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से हाथ से निकल कर चला जाता है। तो ये जो सोवियत व्यवस्था थी एक तरह से बहुत ही कठोर हो गई थी, लोगों में लिबरल नहीं थी, इसलिए क्या हो गया, इसकी लोकप्रियता बहुत जल्दी ही खत्म हो गई, क्योंकि सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में होता था, जनता के हाथ में कोई भी नियंत्रण नहीं हो सकता था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। तो हम लोग जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो सोवियत संघ 15 भागों में टूट जाता है और इसमें सबसे बड़ा जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है रूस। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया है जल विवाद, सीमा विवाद, आतंकवाद, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा जल विवाद, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का को लेकर हमेशा ही जल विवाद की समस्या बनी रहती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1948 में विवाद का मुद्दा था वो था कश्मीर को लेकर। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो जब देश को आज़ादी मिली थी उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो गया, युद्ध हो गया, और वो भी कश्मीर को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर हमें मिले और भारत चाहता था कि कश्मीर भारत में ही रहे। इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में कह रहा है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ। तो भारत जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ था 1987 में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो जो यूनिसेफ का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और जो ये विश्व बैंक है इसके संस्थापक सदस्य जो था वो भारत भी रहा था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अमेरिका में पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था। जो अमेरिका है ये पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता था। तो ये रखता था दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा ये पूरे विश्व पर अपना राजनीतिक प्रभाव बनाकर रखता था। अगला प्रश्न कर रहा है कि वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने किया। तो जो वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयाम हैं इसकी पहचान किया था IMF। ये जो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
तो इसी ने क्या किया था, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किया था। और इसकी स्थापना भी होती है 1944 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। और यहाँ हम लोग जो देखे थे विश्व बैंक, इसकी भी स्थापना कब होती है, 1944 में होती है। कहा जाता है कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना एक ही साथ हुई थी। अगला प्रश्न, इनको जुड़वा संस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्या भारत IMF का सदस्य है? तो हाँ, भारत IMF का सदस्य है, बिल्कुल है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, IMF भारत का संस्थापक सदस्यों में से एक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि IMF के कितने सदस्य हैं? तो अभी IMF के 190 सदस्य हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनके नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, तो इनका भी नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो IMF के जो 190 सदस्य हैं उनको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? तो देखिए, ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया, यानी एक तरह से पृथ्वी पर अगर जीवन है तो इसकी सुरक्षा करना भी क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। और इसके लिए स्वच्छ पर्यावरण चाहिए कि नहीं, तो वही कह रहा है कि पर्यावरण को विश्व राजनीति पर कब लाया गया? तो पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया था 1992 में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना किया गया था 1950 में। और देखिए 2015 में योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951 में। और कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत हुआ था वो हमने लिया था रूस के प्रणाली है मॉडल से, उससे हमने पंचवर्षीय योजना को लिया है। क्योंकि जब आर्थिक महामंदी 1929 में आई थी तो रूस में इसका प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि रूस जो सोवियत संघ था उसने क्या किया था, एक तरह से अपनी 5 ईयर प्लान के द्वारा, पंचवर्षीय योजना के द्वारा अपनी चीज़ों को वैसे ही मतलब योजना के द्वारा निर्धारित किया था, इसलिए उसको कम नुकसान पहुंचा था। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो है गांधी जी के दर्शन पर, क्योंकि गांधी जी ने ही सबसे ज़्यादा जोर दिया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत में सबसे किस गठबंधन के सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो देखिए यहाँ कह रहा है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने, कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने, कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, कि वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। तो देखिए इस ऑप्शन में जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, क्योंकि इनका जो पहला कार्यकाल था मई 1996 से लेकर जून 1996 तक था, केवल 8 दिन के लिए। फिर दोबारा इनका कार्यकाल 8 महीना के लिए आया। फिर लास्ट में इनका कार्यकाल आता है अक्टूबर 99 से लेकर 2004 तक। तो ऐसे इन्होंने इनका कोई भी कार्यकाल जो गठबंधन वाला है वो पूरा नहीं हो सका था। अगला प्रश्न देखिए कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो ये बना था 1997 में, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये बना था 1996 में, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है, यानी जो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और जो 5 सदस्य होते हैं वे अस्थायी रूप से होते हैं।
अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग कौन है? महासभा भी है, और हम लोग जानते हैं कि सुरक्षा परिषद भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। कह रहा है कि वित्त विधेयक को, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि वित्त विधेयक को कितने दिनों तक, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो जो वित्त विधेयक होता है उसको राज्यसभा लगभग 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर 14 दिनों में अगर ये नहीं मतलब वो लोग अनुमति दिए तो वैसे भी उनके तरफ से मान्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पंचशील समझौता कब हुआ? तो हम लोग पढ़े थे, पंचशील समझौता 1954 में होता है, और किसके किसके मध्य में होता है? तो भारत और चीन के मध्य में होता है। तो चलिए, हम लोगों ने लगभग आज के 50 प्रश्नों को देख लिया है, और हमारा 2022 का टोटल प्रश्न कंप्लीट हो गया है। और देखिए, मैं पता नहीं, जो भी वीडियो बनाती हूँ पता नहीं क्यों उसमें क्वेश्चन 1 या 2 गलत ही निकल जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हैं, और इस क्वेश्चन को अगर कहीं मैंने गलती से अगर उसको गलत बता दिया हो तो आप लोग उसको बताते हैं। तो मैं प्रयास करती हूँ कि क्वेश्चन गलत नहीं हो, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों 1-2 गलत हो ही जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और कोई बात नहीं, इसी के बहाने तो आप लोग देखते हो ना कि आज मैम से क्या छूटा है या फिर क्या गलत हुआ है। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग कल, अगर देखिए कल सरस्वती पूजा है, और आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आज ही दे रही हूँ। और कल अगर टाइम मुझे मिलेगा तो मैं प्रयास करूँगी कि शाम तक एक और वीडियो पॉलिटिकल साइंस से बना दूँ। और हालांकि परसों आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप लोग उसके तैयारी में लगे रहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।